ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खबर, और ये मैंने आपको शुरुआत में भी कह दिया था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैं सारी बात आपको पहले ही बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से केंद्र को एक तरह से समझिए कि गाइडलाइन दे दिया या फिर आदेश दे दिया है कि 2 महीने के भीतर भीतर ये करके दिखाओ। क्या? ये महिलाओं को लेकर के प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट, दैट इज पॉश, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, उसको इंप्लीमेंट करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गैप्स इन पॉश एनफोर्समेंट मस्ट सिक्योर वुमन वर्क स्पेस, सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर कहा गया है, पॉश एक्ट क्या होता है वो तो मैं बताऊंगा। शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा कि 2 महीने के भीतर भीतर उन लोगों ने अपने सभी विभागों में और मंत्रालयों के अंदर सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी बनाई या नहीं बनाई, इसका अपडेट 2 महीने के भीतर भीतर जमा कराएं। क्या है अब ये कहानी, पूरी बात बताएंगे। कार्य क्षेत्र पर महिलाओं के साथ हो रहा यौन उत्पीड़न, उससे निपटने के लिए समिति की आवश्यकता, क्या वो समिति बनी या नहीं, इसके बारे में सरकार ने कहा था। यहां पे क्या है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट पासिस इन 2013, इसके विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विषय को ढंग से समझिएगा। और है ना, इस विषय को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेकर चल रहा हूं, एक स्टोरी बताता हूं, उसके बाद में आप इस चीज को जानेंगे। देखिए साथियों, ये 90s की बात है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान राज्य के अंदर एक महिला हुआ करती थी जिनका नाम था भंवरी देवी। और वो भंवरी देवी जो थी वो आशा वर्कर थी, साथिन थी, मतलब इस तरह से समझिए कि वो चिकित्सा विभाग की सहायता के लिए काम करती थी। उनका उद्देश्य था, यानी सरकार के द्वारा दिए गए उद्देश्य के द्वारा काम करती थी। सरकारी कर्मचारी थी, नर्सिंग कर्मचारी समझ लीजिए, जिनका काम था कि वो राज्य में लोगों को अवेयरनेस दें, किस बात का, कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ऐसे ही वो एक बार अपने काम को करते हुए बाल विवाह रुकवाने के लिए किसी शादी में पहुंच गई। जिस जगह वो पहुंची वो उच्च जाति के लोग थे। उन लोगों के द्वारा उस महिला के साथ उस समय अभद्रता की गई। बाल विवाह रुकवाना कि तुमने इस शादी को क्यों रुकवा दिया, इस बात पर उन लोगों ने इसे अपने ईगो से जोड़ लिया और उस समाज के 5 लोगों के द्वारा उस महिला के साथ रेप किया गया। उसको डेथ थ्रेट्स दी गई। और तो और जब वो महिला अपने काम से मतलब इस पूरी दुर्घटना से पीड़ित होने के बाद पुलिस में शिकायत करने गई, तो पुलिस ने भी उस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया, यानी उस मामले को दर्ज नहीं किया, क्योंकि इसमें उन्होंने तथ्य के अभाव में उस परिवार के लोगों के साथ कुछ भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में वो महिला जो भंवरी देवी थी, उसके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए और उन लोगों ने कहा कि यदि ये महिला अपना काम करने गई थी, इस महिला के काम करने भर से उसे इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और तो और सरकार ने भी प्रताड़ना की, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं काम कैसे करें। चूंकि वो महिला तो वर्क प्लेस पर ही गई थी, भाई अगर वो साथिन थी, उसका काम था कि वो इस तरह की शादियों को रुकवाए, तो वो तो वर्क प्लेस पर गई थी और वर्क प्लेस पर उसके साथ जो हुआ वो सेक्सुअल हरेसमेंट था। अब हमारे देश में बदकिस्मती से इस पर्टिकुलर घटना के लिए कोई कानून ही नहीं था। हां, रेप के लिए कानून जरूर था, लेकिन उनके पास तथ्य नहीं मिले। ऐसी स्थिति में ये महिला और इसके साथ के जो सामाजिक कार्यकर्ता संगठन थे, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा किसी ने इस मामले को सुना ही नहीं, फिर ये लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को हाईलाइट किया गया कि महिलाएं काम करने जाएं तो जाएं कैसे, समाज में इस तरह के नरभक्षी लोग बैठे हुए हैं। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करी और सुनवाई करके 1997 में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया, जिसे विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 के नाम से जाना जाता है। साथियों, उस दिन एक डिसीजन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा ही एक गाइडलाइन प्रस्तुत की जिसे कहा गया विशाखा गाइडलाइंस। अब कृपया करके ना इसको आप याद कर लीजिएगा। विशाखा गाइडलाइंस के तहत, विशाखा असल में भंवरी देवी का नाम चूंकि बाद में बदनाम ना हो इसलिए एक अलग ही नाम रखा गया, विशाखा गाइडलाइंस।
तब ये नहीं हुआ करता था कि नाम नहीं बताना है, डिस्क्लोज नहीं करना है, कुछ उस तरह से था। तो विशाखा गाइडलाइंस जो बनकर आई, उनमें आज भी जिस चीज की चर्चा की जाती है वो क्या है कि वर्क प्लेस पर, अब देखिए, जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो काम सरकारों के द्वारा ना करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी केंद्र और राज्य सरकार को, जिनकी पालना सुनिश्चित करवाने की कही गई। इसमें यह कहा गया कि केंद्र और राज्य में सरकारी कोई भी कर्मचारी किसी भी सेक्टर में काम करने जाए, उसमें महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या फिर यौन दुर्व्यवहार ना हो। और इतना ही नहीं, किस चीज को दुर्व्यवहार माना गया, किस चीज को उत्पीड़न माना गया, कौन सी चीज गलत मानी गई, ये सब बातें उसमें मेंशन की गई। सोचो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने जो काम 1997 में कर दिया, उस काम को कानून बनने में 15 साल लग गए। 15 साल बाद सरकार के द्वारा उस विशाखा गाइडलाइंस को खुद के द्वारा यानी संसद के द्वारा कानूनी रूप दिया गया, और उस कानूनी रूप को पॉश एक्ट नाम दिया गया। जिस प्रकार से आप पॉक्सो एक्ट सुनते हैं बच्चों के लिए, ऐसे ही पॉश एक्ट है महिलाओं के लिए, और महिलाओं में भी वो महिलाएं जो वर्क प्लेस पर उत्पीड़न सहन करती हैं। इसलिए इस फॉर्म का नाम क्या बना? प्रिवेंशन। ये महिलाओं के लिए है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस ये कानून बना, और ये 2013 के अंदर आया। इसमें क्या क्या दिया गया? महिलाओं को उत्पीड़न से कैसे बचाया जाए, कैसे इस प्रक्रिया को रोका जाए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका रिड्रेसल कैसे हो, उससे निपटा कैसे जाए, इसको लेकर के पॉश गाइडलाइंस बनी। साथियों, उसमें यह निर्धारित किया गया वे सभी संस्थाएं जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर सेक्सुअल हरेसमेंट रिड्रेसल के लिए एक समिति का होना जरूरी है। यदि 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो वो संस्थान, वो सरकारी संस्थान या निजी संस्थान, जैसा भी संगठन है, उसके पास अपना प्रॉपर एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो इस मामले पर सुनवाई कर सके। इस कमेटी के निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी को फिर कसा है और कहा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, मैं दुर्भाग्यपूर्ण क्यों बोल रहा हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक चीज नोटिस करी, और वो क्या थी कि जो हाल ही में बच्चियों का मामला नहीं आया था, पहलवानों वाला मामला, कि पहलवानों के खिलाफ, मतलब बच्चियां जो हैं वो पहलवान हमारी जो हैं वो ब्रजभूषण के खिलाफ जो पहलवान सड़क पर बैठ गए थे जंतर मंतर पर, तो इस मुद्दे पर एनएचआरसी ने एक चीज सर्वे की और क्या पाया कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंदर फेडरेशंस बने हुए हैं, चाहे फुटबॉल फेडरेशन हो या अन्य कोई फेडरेशन हो, उनमें अधिकांश फेडरेशंस में महिलाएं खेलने तो आ रही हैं, लेकिन उनके लिए सेक्सुअल हरेसमेंट रिड्रेसल समिति का काम ही नहीं है, वहां पर स्थापित ही नहीं हो रही हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ यदि, जैसे अभी ब्रजभूषण वाला जो मामला चला था, उस ब्रजभूषण मामले में सेक्सुअल हरेसमेंट का मुद्दा ही तो था, लेकिन उस हरेसमेंट के मामले को सुनने के लिए पूरे फेडरेशन में कोई समिति ही नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिपोर्ट में कोट करते हुए कहा है कि सोचिए देश के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी संस्थाओं तक के अंदर महिलाओं के उत्पीड़न को सुनने के लिए किसी संस्था का गठन नहीं हुआ है। ठीक है ना? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से तीव्र प्रतिक्रिया देते हुए अगले 2 महीने का समय दिया है और कहा है कि हमें 2 महीने के भीतर भीतर यह रिपोर्ट चाहिए कि क्या स्थिति चल रही है। अब आप थोड़ा सा इस पॉश एक्ट के बारे में जान लीजिए। मसला जान लिया आपने, और मैं आप लोगों को कृपया करके एक चीज यहां याद दिला दूं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, और वो ये है कि जो साथियों ये जो पॉश एक्ट है ना 2013, इसकी विशेषता बता देता हूं मैं आप लोगों को। इसकी विशेषता ये है कि ये मैं आरएएस मेंस का जो आपको पेपर बोलता हूं ना, राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं जो हैं, उसमें मेंस के एग्जाम के अंदर एज इट इज पूछा गया है विशाखा गाइडलाइंस, 10 नंबर का क्वेश्चन। ये मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, महिला उत्पीड़न से मुद्दे, ये मेंस के सिलेबस में रिटर्न है, और इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए। यूपीएससी के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन इस विशाखा गाइडलाइन से पूछे गए और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि सरकारी प्रयास होते हैं कि लोगों में अवेयरनेस तभी बढ़ेगी जब लोग परीक्षाओं के माध्यम से इसे जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या था। सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, यानी कि महिलाएं जहां काम करने जाती हैं, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको रोकने के लिए एक एक्ट 2013 में पारित किया गया। पॉश एक्ट इंक्लूड अनवेलकम रिमार्क एंड एक्शन, यानी कुछ ऐसा कोई भी टिप्पणी, टीका टिप्पणी या कोई ऐसा काम आपने जो किया, जैसे महिला कहीं आ रही है, आपने उन्हें देख करके कुछ ऐसी कमेंट्री कर दी। कई बार लड़कों में अपने आप को लेकर एक अलग ही डूडपन होता है कि मैं तो भाई डूड हूं, बोले क्या मैं कुछ भी कमेंट पास कर सकता हूं। कोई ऐसी तीखी टिप्पणी आपने करी या आपने कोई फब्ती कसी, वो सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस में कंसीडर की जाती है।
फिजिकल एडवांसेस, सेक्सुअल फेवर फ्रॉम डिमांड, ल्यूड जोक्स आल्सो अनलॉफुल। यदि किसी को यह लगता है कि महिला कर्मचारी के साथ वो नॉनवेज जोक क्रैक कर लेगा, यदि किसी को ऐसा लगता है कि महिला के साथ जो साथ में रहती है, जॉब करती है, उसके साथ में सेक्सुअल फेवर डिमांड कर लेगा, ये सब चीजें पॉश एक्ट के तहत क्राइम है। इसकी वजह से इसकी कंप्लेंट जो है वो 3 महीने के अंदर ही फाइल करने का प्रावधान किया गया है। और प्रावधान पुलिस में जाकर नहीं, एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वो उसी कंपनी में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया। अब आप पूछेंगे सर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कैसे सुनवाई कर लेगी इस बात की, मान लो कुछ ऐसा हुआ तो उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बहुत सारी पावर दी गई है। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अंदर पावरों में यह शामिल है कि अगर किसी महिला ने इस प्रकार का आरोप लगाया है तो जिस पर आरोप लगा है उसको बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। सारे सिविल कोर्ट की तरह सारे डेटा इकट्ठे किए जा सकते हैं। ये सारे काम इंटरनल जो कमेटी है, कंप्लेंट कमेटी, वो सुन सकती है, इंक्वायरी कर सकती है और 90 दिन के अंदर इंक्वायरी को खत्म करना होता है। लिस्टेड कंपनीज हैव टू बी डिस्क्लोज्ड, यानी कि जो भी हमारे यहां पर मतलब इसके अंदर कंपनीज लिस्टेड हैं, प्राइवेट कंपनीज, उनके अंदर ये बताना कंपलसरी है कि उनके यहां पर कितने केस हर साल दर्ज किए गए पॉश एक्ट के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो पॉश एक्ट का जो मैंने बैकग्राउंड है वो बता दिया, विशाखा गाइडलाइन। एक और भी इसके पीछे का कारण है और वो क्या है, सीडॉ। अब ये सीडा क्या है, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन, जिसका भारत सिग्नेटरी है। साथियों, कन्वेंशन पूरी दुनिया के अंदर 1991 में यह निर्णय लिया गया कि महिलाओं को वर्कप्लेस से सुरक्षा देने के लिए, वर्कप्लेस पर सुरक्षा देने के लिए कानून बनाया जाए ताकि महिलाओं से विभेद को रोका जा सके। इसमें विशाखा गाइडलाइंस के अंदर वर्कप्लेस शुड हैव कंप्लेंट कमेटी और काउंसलर। नंबर 1, कंप्लेंट प्रोसीजर शुड बी टाइम बाउंड, समय सीमा के अंदर होने चाहिए। वुमेन आर नॉट टू डिस्क्रिमिनेट इन एनी फॉर्मेट वर्कप्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। आर्टिकल 15 का उल्लंघन है यदि किसी भी व्यक्ति को रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर इनके आधार पर अगर विभेदित किया जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम, यदि कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी स्थिति में आप वहां पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे, यानी उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कमेटी मस्ट बी हेडेड बाय ए वुमन, और कमेटी की जो हेड बनेगी वो भी एक महिला ही बनेगी। ये विशाखा गाइडलाइंस में दिए गए की प्रोविजंस हैं। पॉश एक्ट में इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का प्रावधान किया गया है, जिसमें हर नियोक्ता को यानी एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन आईसीसी एट ईच वर्क प्लेस विद 10 और मोर एम्प्लॉयज टू रिसीव एंड एड्रेस कंप्लेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। यदि वहां पर 10 से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं तो उन्हें एक पॉश कमेटी का निर्माण करना होगा और वो निर्माण से यह कंप्लेंट जो है दर्ज कराई जा सकेगी। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनते चलेगा। आगे चलते हैं। एम्प्लॉयर की ड्यूटीज में डिफाइन की गई है। एम्प्लॉयर मस्ट बी अंडरटेक अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रोवाइड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉश एक्ट। मतलब इतना ही नहीं, वर्क प्लेस पर जो एम्प्लॉयर है उसे बकायदा इसका अवेयरनेस भी देना होगा अपने यहां पर प्रॉपर तरीके से कि हमारे यहां पर अगर महिला कर्मचारी काम करती हैं उनके अवेयरनेस के लिए ये चीजें हैं, लोगों में जागरूकता देनी होगी और पॉश एक्टिविटी करनी होगी। प्रॉपर कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाना होगा और अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर उस पर पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया है। ये देख लीजिए, आरएएस प्रीलिम्स हुआ था आरपीएससी, जिसके लिए हम बोल रहे हैं आपसे कि हम लोग क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। उसमें वर्ष 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, विशाखा गाइडलाइन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कृपया करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, किसी को प्रकार का कोई मतलब सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हम फिर से बता दें, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं को लेकर के हम जल्दी ही अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं। अपनी पाठशाला पर उसकी क्लासेस होंगी एप्लीकेशन पर। ऐसी स्थिति में यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी इच्छुक है, क्योंकि देखिए 2021 में प्रीलिम्स हुआ था, अब अपेक्षित है कि 2023 में प्रीलिम्स होगा, जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। यदि आप में से क्योंकि कोई भी विद्यार्थी किसी भी राज्य का हो वो इस परीक्षा को दे सकता है, और इस परीक्षा के अंदर चूंकि हमारा जो प्रोसीजर है, क्योंकि मैंने खुद ने जितने कम समय के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई किया, आई एम वेरी मच श्योर कि मैं आपको गाइड करके उसे बहुत कम समय के अंदर पूरी तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करा सकता हूं।
इसलिए यदि आप में से कोई भी साथी ऐसा है जिसका मन है इस तरह की तैयारी में इन्वॉल्व होने का, तो जो हम आपके साथ गूगल लिंक साझा कर रहे हैं, आपको लगा दिया गया, पिन कर दिया गया कमेंट बॉक्स में, आप वहां पर अपनी डिटेल भर सकते हैं ताकि भविष्य में जैसे ही बैच शुरू हो हम आपको इन्फॉर्म कर सकें। ठीक है, बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन तब तक आप इसलिए भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट के लिए उपलब्ध